स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर देने वाले हैं, ठीक है, मार्च में पेपर आप लोगों को होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। ये प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, वो भी लघुत्तरीय। इस वीडियो में लघुत्तरीय जो कि 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती जब तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जो मैं आपको बता दिया लिखित है कि 100% वो एग्जाम में आएगा। ये प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस रेगुलर बने रहो मेरे चैनल पे। जो भी वीडियो जा रही है उसको देखो, फॉलो करो, सारी की प्रैक्टिस करो, बस एग्जाम में जाओ, फिर देखो कि कैसे पेपर बीतता आप लोगों का। 95% का टारगेट 100% अचीव करा के रहूंगा, मेरी गारंटी है। बस मेहनत आप लोगों पर डिपेंड है कि कितना मेहनत करके सारे क्वेश्चन को याद करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सारे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूंगा। एक एक प्रश्न में आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, तो पूरा कॉपी कलम पेन निकाल लो। एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो करते जाना, समझते जाना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये प्रश्न तो फिक्स है आप लोगों का। ये तो आपको सिद्ध करने के लिए देगा ही देगा, 100% देगा। लेकिन हालांकि ये प्रश्न यहाँ पे पूछा यह है, प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत नॉर्मल है, इतना स्टेप में आप आराम से कर डालोगे, इतना ही स्टेप में प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हल करते हैं, कितना आसान है। देखिए जब भी आपको सिद्ध करने लिए दे देगा और दे रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो जब भी आपको सिद्ध करने के देगा कि अपरिमेय संख्या, तो आप इसको मानो कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखोगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3 एक एक परिमेय संख्या है। इसके जस्ट विपरीत माना जाता है, यह अपरिमेय है ना, तो इसको परिमेय मानेंगे कि माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। आपने इसको माना है परिमेय संख्या। देखिए आराम से पढ़िए, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। तो माना 2 प्लस कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या, आपने इसको मान लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब करना क्या है, जब इसको आपने परिमेय संख्या मान लिया तो इसे परिमेय संख्या के बराबर कर दो। 2 प्लस कड़ी में 3 जब ये परिमेय संख्या है तो 100% पी बटे क्यू के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे लिख देना कि क्यू जो है जीरो नहीं होता इसमें, ठीक है। और एक और पॉइंट लिखना चाहो तो भी जोड़ लो कि पी तथा क्यू एक एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए एक एक वर्ड समझ में आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, वो हमेशा सभाज्य संख्या ही होती है, ठीक है। सभाज्य संख्या मतलब ये चीज होता है कि इन दोनों का एचसीएफ एक आए, मतलब इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड मतलब एक के अलावा किसी से न कटे, ठीक है। उसे बोलते हैं सभाज्य संख्या। तो हमने क्या किया कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या माना, और इसको 2 प्लस कड़ी में 3 इसको परिमेय संख्या के बराबर कर दिया, ठीक है। अब करेंगे हम क्या कि इसको यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू। इतना लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल। अब जब भी करड़ी वाला आ जाए इस तरह 2 प्लस कड़ी में 3, तो करना क्या होता है कि करड़ी वाला को एक साइड, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो करड़ी में 3 को एक साइड हमने रोक दिया, और पी बटे क्यू ऐसे ही, ये 2 जो है उधर चला जाएगा, तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। तो इधर तो बच गया आपका करड़ी में 3, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो आप एक मान लो, और नीचे आपका एलसीएम क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, बच गया पी माइनस एक का भाग जब क्यू में जोगे तो क्यू, और क्यू को गुणा जब 2 में करोगे तो हो जाएगा 2 क्यू, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को रोक देना है, यह समीकरण आप लोगों को एक मान लेना है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। एक चीज देखो, यहाँ पे लिखोगे कि जहां, यहाँ पे लिखना जहां पी बटे क्यू, पी बटे क्यू और पी बटे क्यू और 2, पी बटे क्यू और यह 2, देखिए पी बटे क्यू और इस 2 की बात हो रही है, पी बटे क्यू और 2 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल है, परिमेय संख्याएं हैं। यह आप लोगों को लिखना है। देखिए पी बटे क्यू भी परिमेय है, ये जो दो दो है इसको हमने 2/1 लिख दिया, तो ये भी तो परिमेय संख्या ही है। तो वही लिखा है पी बटे क्यू और 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। अतः अतः इनका अंतर किया गया है ना, तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या ही होगा, तो लिखना अतः इनका अंतर
अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा, इतना लिख देना आपको, क्योंकि जब दो परिमेय संख्या है, उन दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। तो वही चीज कह रहा है कि पी बटे क्यू परिमेय है, ए भी परिमेय है, इन दोनों का अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इतना लिख देना है आप लोगों को। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एक चीज लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ पे लिखिए कि चूंकि का चिन्ह इस तरह होता है, चूंकि करड़ी में तीन, चूंकि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जब हमने ये कहा कि P बटे क्यू परिमेय है, दो बटे एक भी परिमेय है, दोनों का अंतर भी परिमेय है, तो यह परिमेय और ये जब परिमेय करड़ी में तीन के बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ लेना, इसलिए करड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लाइन जोड़ लेना कि करड़ी में तीन एक क्या है, परिमेय संख्या है, जब उसी के बराबर है तो भी परिमेय होगा। फिर लिखना चूंकि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं कि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, परंतु लिखना, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि, विरोधाभास है कि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरह सॉल्व भी होता है तो इसी तरह लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः यहाँ पे लिखना, अतः दो प्लस करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। एक बार लिख देता हूँ, फिर एक बार समझा दूंगा, पूरा शुरू से समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना है इस स्टेटमेंट्स को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे हमने कहा कि माना दो प्लस करड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है, तब इसको परिमेय संख्या के हमने पी बटे क्यू के बराबर कर दिया। हमने करड़ी में तीन को इस साइड रखा, दो को उधर भेज दिया। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि पी बटे क्यू भी परिमेय है और दो भी परिमेय है। ठीक है, तो इसका हमने अंतर किया तो ये आ गया, तो इसका अंतर भी क्या होगा, आपका परिमेय। जब यह परिमेय है तो इसी के बराबर ये है तो ये भी परिमेय होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा करड़ी में तीन भी परिमेय संख्या, किंतु हम जानते हैं कि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो गया, विरोधाभास हो गया कि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। हमने इसको माना था परिमेय, लेकिन हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत। अब ये निकल गया क्या, अपरिमेय, तो हमारी कल्पना गलत हो गई, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि दो प्लस करड़ी में तीन क्या है, अपरिमेय संख्या। बस यही तो है, और क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है, समझोगे तो आसान लगेगा आप लोगों को। कह रहा है कि दो अंकों की बनी किसी संख्या। अब बताइए कि दो अंकों की कोई संख्या है तो उसमें इकाई का अंक होगा और दाहिने का अंक होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो दो अंकों की संख्या बनेगी। तो लिखेंगे इसका हल कि माना माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक जो होगा उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया, तथा दाहाई का अंक, दाहाई का अंक बराबर हमने इसको मान लिया y। इकाई का अंक हमने x मान लिया, दाहिने का अंक हमने y मान लिया। ठीक है, अब इसे हम संख्या बनाएंगे तो लिखेंगे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। तो देखिए दो अंकों की संख्या कैसे बनेगी, जब आपको इकाई का अंक और दाहिने का अंक मालूम हो तो उससे कैसे आप संख्या बना सकते हो। तो इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दाहिने में 10 का गुणा। तो दाहिने हमारे पास y है तो y में 10 का गुणा किया, प्लस इकाई हमारे पास क्या है, x है, तो इसमें 1 का गुणा करूंगा और फिर दोनों को जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 10y और प्लस ये हो जाएगा x।
तो देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बन के बिल्कुल क्या हो गई, तैयार हो गई। ठीक है, फिर बोला है इसमें कि यदि संख्या के अंक उलट दिया जाए, इस संख्या के अंक को उलट दिया जाए, ठीक है, तो संख्या के अंक उलट दिया जाए तो उससे बनने वाली संख्या। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि संख्या के अंक बदलने पर संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या। अब इसका कहने का मतलब ये चीज है कि अगर दहाई का अंक x हो जाए, इकाई का अंक y हो जाए, तब क्या कौन सी संख्या बनेगी। तो बिल्कुल अब हम 10 का गुणा करेंगे x में और 1 का गुणा करेंगे किस में, y में। जब हम अन्य अंक को ही चेंज कर दिया तो ऐसे ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 10x और प्लस y। तो अंकों के जो संख्या के अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगी यह हो गया 10x प्लस y। ठीक है, अब देखिए बोला है कि अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या जो होगी मूल संख्या से 27 अधिक होगी। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हेडिंग डालोगे, प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार ये होगा, कह रहा है कि संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। तो संख्या का जब अंक बदला हूं तो यही संख्या प्राप्त हुई। तो यह संख्या जो है मूल संख्या से, मूल संख्या मतलब कि 10y प्लस x, इस मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है, इस मूल संख्या से 27 अधिक है, यही तो बोला है उसमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मूल संख्या हमारे पास ये है, इससे 27 अधिक, तो इसमें 27 जोड़ देंगे और इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तब यह होगा कि 10x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा आप लोगों का 10y प्लस एक्स प्लस 27। अब यहाँ पे करना क्या, भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 10x और ये x इधर आएगा तो माइनस के x और ये प्लस y ऐसे ही है। ये 10y इधर आएगा तो माइनस के 10y और इधर तो बच गया आपका 27। ठीक है, तो इतना हल कर लेते हैं। 10x में से एक x जाएगा तो 9x और यहाँ से प्लस वाई माइनस 10y तो बचेगा माइनस के 9y बराबर किधर हो गया 27। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस के y बराबर के 27। 9 से काट दो, 9 3 27। तो ये बच जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर के 3। ठीक है, x माइनस वाई बराबर के बच गया 3। इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक है, समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है हमसे, आगे ही बोला था कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग 9 मतलब कि एक अंक हमने x माना था, एक अंक हमने y माना था। तो x प्लस वाई बराबर क्या है 9। इसे समीकरण में दूसरा यहाँ पे लिखना कि दिया है, क्वेश्चन में हमसे आगे ही बोला है कि 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो ये तो हमको दे रखा था। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग का यहाँ पे, अब यहाँ 2 समीकरण, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर के 3 और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर के 9। तो चलो जोड़ते हैं, जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और x x जोड़ोगे तो 2x बराबर 9 3 12 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 और कैंसिल करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। अब x बराबर 6 आ गया तो x का वैल्यू या तो समीकरण पहला में रख दो या तो दूसरा में रख दो। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। समीकरण दूसरा हमारे पास था कि x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह रख देंगे 6 और प्लस वाई बराबर 9। अगर y निकालें तो y बराबर क्या आ जाएगा 9, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो x बराबर 6 और y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा कि संख्या क्या होगी, तो संख्या हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स, यही तो माना था। तो 10 प्लस वाई की वैल्यू कितना है 3 और x की वैल्यू कितना है 6। तो हो जाएगा 10 3 30 और प्लस 6। तो अगर मैं गुणा जोड़ूं इसको तो कितना आ जाएगा 36। तो वह संख्या क्या है 36, ये हो जाएगा आंसर। तो ये संख्या बहुत, मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार सॉल्व करना है आप लोगों को। एक एक स्टेप हमने बताने का प्रयास किया है, भले ही समय लग रहा है लेकिन आपको हर एक चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए ये प्रश्न है बहुत नॉर्मल, और ये प्रश्न हर साल आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब इस टाइप का एक प्रश्न बनना अनिवार्य है, ठीक है। बस वही बताया रहा हूँ ना आप लोगों को कि 100% एग्जाम में आने वाले एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाओ तो एग्जाम देने। फिर देखो प्रश्न यह है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न यह होता है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो ना तो हमको अंश मालूम है ना तो हर मालूम है, ठीक है। तो नहीं मालूम है तो मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना भिन्न, माना भिन्न। तो भिन्न में हम मान लेंगे कि भिन्न हमारा x बटे वाई है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना x जो है अंश है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y जो है वह हर है, ठीक है। x बराबर अंश, y बराबर हर। भिन्न हमने मान लिया है कि भिन्न क्या है, x बटे y हमने भिन्न मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या, आपको भिन्न मालूम चल गया कि x बटे y है, जिसमें x आपका अंश है, y आपका हर है। तब प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे करते जाना, समीकरण बन जाएगा, फिर उसको हल कर लेना। तो यहाँ पे डालोगे प्रश्नानुसार और लिखोगे। देखो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे क्या बोला है इसमें, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश में से एक घटा देंगे तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि जैसे भिन्न था हमारे पास x बटे के वाई, और अंश में से एक घटा दिया जाता है। अंश हमारे पास x है, इसमें से एक घटा दे रहा हूँ, एक घटाओगे तो वो भिन्न हो जाएगी 1/3, ठीक है। फिर बोला है कि यही भिन्न 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में हम 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो हर हमारे पास क्या है, जैसे भिन्न हमारे पास x बटे वाई है, हर हमारे पास y है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये भिन्न 1/4 हो जाती है, तो 1/4 के बराबर कर देंगे। और सिंपल हल कर लो। 3 को गुणा इसमें x में करोगे तो 3x, और -3 को गुणा x में करोगे तो 3, और बराबर y को गुणा x में करोगे तो y, और यहाँ पे 4 को गुणा x में करोगे तो 4x, और बराबर y प्लस 8 को गुणा x में करोगे तो y प्लस 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस y, इधर आएगा तो आपका माइनस के y, ठीक है। और इधर बच जाएगा आप लोगों को -3 बराबर के 0, और ये हो जाएगा 4x प्लस वाई इधर आएगा तो -y प्लस 8 इधर आएगा तो -8 बराबर के 0। इससे आप समीकरण 1 मान लो, इससे आप समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब करना क्या कि समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लो, क्योंकि -y है, ये भी -y। अगर एक माइनस और एक प्लस रहता तो जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस है तो घटाएंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई माइनस के 3 बराबर के 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस के वाई माइनस 8 बराबर के 0। घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, मतलब ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। यहाँ पे -y प्लस वाई कैंसिल, यहाँ पे 3x माइनस के 4x तो बचेगा माइनस के x, और यहाँ पे +8 माइनस के 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस के 5 बराबर के 0। तो हो जाएगा -x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर के 5। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब x का वैल्यू उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए तुरंत। तो लिखेंगे x का मान, n नहीं है x है, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। हालांकि हम 1 पे रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो देखो 3 गुणे x आ गया, x के लिए हम 5 लिखेंगे, माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 5×3 = 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 माइनस वाई बराबर 0। तो हो जाएगा 12 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, मतलब वाई बराबर 12 आ गया और एक्स बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो हमसे भिन्न पूछा था ना, तो हम लिखेंगे कि भिन्न क्या होगा, भिन्न को हमने माना था एक्स बटे वाई के रूप में। तो एक्स का वैल्यू आ गया 5 और वाई की वैल्यू 12, मतलब वो भिन्न क्या है 5/12, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन को आप कर डालोगे, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है आप लोगों से। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को लगाते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये प्रश्न 4 नंबर के लिए देता है, ठीक है। कितने नंबर के लिए, 4। प्रश्न यह है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये द्विघात समीकरण से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चौथा चैप्टर जो आप लोगों के मैथ वाले बुक में है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए भी सिंपल है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि माना माना दो क्रमागत माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक
क्या है, एक आपका x है तथा दूसरा x प्लस 2 है। अब बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि सर आपने विषम यहाँ पे बोला है तो आपने x प्लस 2 कैसे ले लिया? देखिए, चाहे वो तो सम बोले या तो विषम, दोनों केस में यही आप लोगों को होता है। सम भी बोलेगा तो पहले को आप x मानोगे, दूसरे को x प्लस 2 मानोगे। विषम भी बोलेगा तो आप x मानोगे और दूसरे को अभी आप x प्लस 2 ही मानोगे। ठीक है, याद रखना, आप लोग भूलना मत, ये नहीं तो x प्लस 3 कर देना, नहीं, पहला x दूसरा x प्लस 2। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा x प्लस 2 मान लिया। ठीक है, इतना है। इसके बाद हेडिंग डालना प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोला है और उस पे लागू करना और समीकरण को हल कर देना, आंसर मिल जाएगा। हमको बोला क्या है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। वर्गों का योगफल मतलब x का वर्ग कर दीजिए और इधर आप x प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए और इनका योगफल कर दीजिए, और कितना के बराबर आना चाहिए, 290 के बराबर आना चाहिए, बोला है उसमें हमसे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस ए, आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी टूट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab बराबर 290। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 का वर्ग करोगे तो 4, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और एक्स गुणा करोगे तो 4x बराबर 290। एक्स और एक्स स्क्वायर मिलके दोनों हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 4x बराबर 290, और प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस के 4, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 4x और बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 4x और 286 जो है इधर आएगा तो माइनस 286 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर 0, क्योंकि उधर आ गया तो 0 ही बचेगा। ऐसा काम कीजिए कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा 2x, ये 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 143 बराबर 0। तो 2 इधर आपको गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर के 0। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे माइनस 143 आए और जोड़ने घटाने पे आप लोगों को आना चाहिए 2। ठीक है, ऐसी कोई संख्या आप लोग बताइए। तो ऐसी संख्या हो जाएगा 13 और 11, क्योंकि 13 में 11 गुणा करेंगे तो 143, 13 में से 11 जाएगा तो 2 भी बच जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 13x और माइनस के 11x माइनस 143 बराबर 0। ये तो समझ में आता है ना आप लोगों को, गुणनखंड करना तो आता ही होगा। तो यहाँ से 2 पेयर, यहाँ से पेयर बन गया, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस को माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 11 के बाद जब 143 में दोगे तो 13 बार जाएगा बराबर 0। तो ये देखो, यहाँ पे भी x प्लस 13 और यहाँ पे भी x प्लस 13 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा एक्स प्लस 13 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में एक्स और माइनस के जो बचा 11 बराबर 0। एक बार एक्स प्लस 13 बराबर 0 कर दो और एक बार एक्स माइनस वाई बराबर भी, अरे एक्स माइनस 11 बराबर भी 0 कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 13 बराबर 0, और एक साइड आप एक्स माइनस 11 बराबर 0 कर दो, तो हो जाएगा एक्स बराबर प्लस 13 उधर जाएगा तो माइनस 13, और इधर हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11। तो माइनस तो आंसर होगा नहीं, जब भी होगा तो प्लस, तो हमने x बराबर 11 ले लिया। तो हमसे संख्या पूछा था, तो हम संख्या क्या होगा, एक हमने x माना था, एक हमने x प्लस 2 माना था, तो x तो 11 लिख देंगे और यहाँ x 11 प्लस 2, तो 11 ही रहेगा, 11 2 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 11 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। यह दो धनात्मक विषम पूर्णांक हमको मिल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। आप लोग लिख देना कि पहली है ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार लगाते हैं, देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इतना याद रखना। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए, आप लोगों का समीकरण दे देगा और इसका मूल पूछेगा कि मूल बताइए, और आगे बोल भी देता है कि एक्स का वैल्यू न तो -4 आना चाहिए या न तो 7 आना चाहिए। तो सिंपल है, ये भी द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया आप लोगों का। सिंपल है, कैसे हल करोगे? सिंपल, सबसे पहले आप एलसीएम ही ले लो डायरेक्ट इसका। एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 4 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, और x माइनस 7 को गुणा जब एक में करोगे तो x माइनस 7 ही आने वाला है, बीच में आप माइनस लगा दो। ठीक है, कोष्टक में x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 को गुणा जब एक में करोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, और बराबर 11/31। यहाँ तक तो कंफर्म हो। अब हो जाएगा x माइनस के साथ माइनस, ये हो जाएगा x, अब माइनस को
गुणा जब प्लस में करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 4 और बटे में यहाँ पे इसको भी हल कर लो। जब इसको हल करोगे तो यक्स का यक्स में गुणा करोगे तो यक्स स्क्वायर और माइनस 7 को गुणा एक्स में करोगे तो 7x और प्लस 4 को गुणा एक्स में करोगे तो प्लस 4x और प्लस गुणा जब माइनस में करोगे तो माइनस और 7 चौक 28 बराबर 11 बटे को हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, इतना तो कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। इसके बाद करना क्या आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, -7 और -4 -11 हो गया और बटे में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए -7x और +4x बचेगा, यहाँ पे -3x घट जाएगा ना और -28 बराबर 11 बटे के 30। इतना तो कर ही दोगे। इसके बाद करना क्या है, यहाँ तो कंफर्म है, यहाँ से काट लो 11 कम 11, फिर 11 से भी एक बार में कट गया तो इधर तो बच गया -1 और नीचे इधर बच गया आपका एक्स स्क्वायर -3x और -28 बराबर 1 बटे के कितना बच गया 30। इतना को गुणा एक में करोगे तो इतना ही आएगा एक्स स्क्वायर -3x -28 और बराबर 30 को गुणा जब एक में करोगे तो -30 ही आने वाला है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -3x -28 और -30 इधर आएगा तो +30 बराबर में 0 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और यहाँ पे हो जाएगा +2 बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो जब भी आप लोगों को द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधि होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो गुणनखंड विधि होता है, एक आपका पूर्ण वर्ग विधि होता है, एक द्विघाती सूत्र वाला होता है। सब सिंपल, आप इसमें द्विघाती सूत्र लगा दो। ठीक है, तुरंत आप लोगों का आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। नहीं तो आप इसमें भी लगा सकते हो, गुणा करने पे 2 आ जाए, जोड़ने पे आप लोगों का 3 आ जाए तो 2 एकम 2 लगा लो। ठीक है, गुणा करने पे 2 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 भी आ जाएगा तो डायरेक्ट यही लिख लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x और +2 बराबर 0। देखो -2x और -x मिलके -3x और -2 को गुणा -x में होगा तो माइनस के 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, तो यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो x माइनस के 2 और यहाँ पे एक कॉमन ले लोगे, कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है तो एक कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स और माइनस को गुणा जब प्लस में करोगे तो माइनस और यहाँ पे 2 बच जाएगा बराबर 0। इसमें भी x-2, इसमें भी x-2, इतना तो करने आता है आप लोगों को ना। तो x-2 कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x-1, ये वाला x-1 बराबर 0। वही एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 कर लो। तो हम क्या करेंगे कि x-2 बराबर 0 कर लेंगे और इधर आपका हम x-1 बराबर 0 कर लेंगे। इसके बाद होगा क्या कि x बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और आपका x बराबर -1 जो है इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो x बराबर 2 और x बराबर यहाँ पे क्या गया 1। मूल पूछा था तो द्विघात समीकरण में मूल तो 2 ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का x बराबर के 2 और x बराबर के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और इस प्रकार आप लोग 1 और 2 जो है इसके मूल आ गया। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सिंपल भी था। इसी मेथड से आप लोग लगाओ तो सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराई, इसकी प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जानी, इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।